हेलो शिनोबीस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोरुतो के 221 एपिसोड के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अभी ये चैनल बस स्टार्ट हुआ है तो आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और मुझे पता है कि आप सभी शिनोबीस मिलकर आराम से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा सकते हैं। तो हम सभी एम करते हैं 250 सब्सक्राइबर्स और इसी के साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बोरुतो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं बोरुतो का 221 एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में जैसा हम लोगों ने देखा था, गारा जो कि नारुतो का बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, जो कि नारुतो से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या वो बोरुतो को टेक डाउन करेगा अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो। विद अ ग्रेट कंसिडरेशन एंड अ टफ डिसीजन, जहाँ पर नारुतो होकागे की पोजीशन में है, नारुतो हमेशा प्रायोरिटाइज रहेगा सेफ्टी ऑफ कोना विलेजर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोरुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी बॉडी पे कंट्रोल हो जाता है मोमोशिकी का, तो नारुतो बोरुतो को किसी भी तरह रुकेगा एज अ होकागे। यहाँ पर गारा थोड़ा डिसअपॉइंट होता हुआ नजर आता है। गारा का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होना बनता भी है, क्योंकि जैसा सभी लोगों को पता है अब इशिकी के बाद सबसे ज्यादा थ्रेट बोरुतो ही है, जो कि अगर मोमोशिकी पूरी तरह बोरुतो की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला सकता है और इसका असर सिर्फ कोना विलेज में बस नहीं पड़ने वाला, पूरे शिनोबीज वर्ल्ड में पड़ने वाला है। तो गारा आंसर चाहता था कि वो बोरुतो के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट करे ताकि वो कोना से बाहर ना निकल जाए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इन सब चीजों का सॉल्यूशन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी कर्मा एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। सामने इतना बड़ा साइंटिस्ट अमाडो होने के बाद भी वो कर्मा के बारे में बहुत कम चीजें जानता है। तो इससे समझ में आता है कर्मा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम अनजान हैं, जो कि बाद में पता चलने के बाद काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नारुतो की सिचुएशन देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, क्योंकि कर्मा सील की नॉलेज ना होने के कारण नारुतो कुछ कर भी नहीं सकता। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि नारुतो लास्ट टाइम जब बोरुतो से मिलता है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। नारुतो हमें बहुत टाइम बाद सैड दिखाई देता है। तो अमाडो बहुत ही टाइम से नारुतो को ऑब्जर्व करता आ रहा था और जैसा कि हम सभी लोगों को लास्ट एपिसोड में पता चला कि अमाडो की भी एक डॉटर थी जिसकी 12 ईयर पहले डेथ हो चुकी है, जो कि नारुतो की एंग्जाइटी और फादरहुड की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकता है। और इन सभी चीज को देखते हुए अमाडो नारुतो की हेल्प करने के लिए आता है और वो नारुतो को कर्मा रिपेलेंट पिल देता है, जो कि ये पिल कावाकी के लिए पहले यूज की जा चुकी है। और यही एक बड़ा रीजन था जो कि कर्मा की प्रोसेस थी कावाकी के लिए वो बहुत स्लो थी। जहाँ पे अगर कावाकी की बात की जाए तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था 80% प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। और वही दूसरी तरफ अगर बोरुतो की बात की जाए तो शायद कुछ ही महीनों में बोरुतो के अंदर मोमोशिकी का 80% ऑफ डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुका था। तो अगर कर्मा रिपेलेंट पिल की बात की जाए तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो कि है ब्लाइंडनेस से डेथ तक की, और ये बोरुतो के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होगा बोरुतो की ब्लड लाइन और उसके ब्याकुगान का एग्जिस्टेंस। यहाँ पे नारुतो बोरुतो को सभी कुछ बताता है इसके डेंजरस पार्ट के बारे में। डिसीजन बोरुतो के ऊपर छोड़ता है कि उसको रिपेलेंट पिल लेनी चाहिए कि नहीं। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, बोरुतो रिपेलेंट पिल को बहुत ही काम होकर खा लेता है। इससे समझ में आ रहा है बोरुतो तैयार हो रहा है उन सभी वर्स्ट सिचुएशंस के लिए जो भी फ्यूचर में होने वाली है। आगे नारुतो कागे मीटिंग में डिस्कशन करता है चूनिन एग्जाम की स्पीड को और तेज करने के लिए, जो कि हमेशा की तरह कोना विलेज में कंडक्ट होने वाला है। जैसा आप सभी लोगों को पता है लास्ट चूनिन एग्जाम में मोमोशिकी की एंट्री हुई थी और एंट्री होने के बाद जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। तब से लेकर अभी तक कोना विलेज के लोग एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और ऊपर से उन लोगों के ऊपर कारा ऑर्गेनाइजेशन की थ्रेट बनी ही हुई है। और देखा जाए तो कोना विलेज का एटमॉस्फेयर एक तरीके से डल सा हो गया है। चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए और उनकी लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट डालने के लिए नारुतो कागे मेंबर्स को चूनिन एग्जाम की स्पीड को बढ़ाने के लिए बोलता है। अगर चूनिन एग्जाम की बात की जाए तो चूनिन एग्जाम एक तरीके से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। जहाँ पे हमने जब फर्स्ट एग्जाम देखा था नारुतो में वो बहुत ही ज्यादा थ्रिलर से भरपूर था और चूनिन एग्जाम ने हम लोग को एक्साइटेड करने के साथ ही नारुतो के लेवल को अप भी कर दिया था, जिसकी बातें हम अभी भी करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है उस एरा की ली और गारा की फाइट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर थी और वो फाइट मेरे लिए एक बहुत बड़ा रीजन बना पूरा नारुतो देखने का। जहाँ पिछले
चुनिन एग्जाम में पहले के एरा के फ्लेवर को बहुत ज्यादा बरकरार रखने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर हमें बोरुतो और शिंकी की फाइट होते हुए दिखाई दी थी, जो कि काफी अच्छी थी। और हमने देखा था बोरुतो उसमें साइंटिफिक निंजा टूल का यूज भी कर रहा था। और अगर आगे बात की जाए तो जितने भी गैनिन्स है इस बीच में काफी मिशंस कर चुके हैं, और इससे समझ में आता है कि उनकी स्किल्स काफी इम्प्रूव हो गई होगी। तो सारे गैनिन्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपनी स्किल्स को शो करने के लिए। आगे आने वाले चुनिन एग्जाम में हम सभी लोग को उन गैनिन्स के हार्ड वर्क और लॉन्ग ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखने ही वाला है, जो कि देखना हम सभी शिनोबीज को बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाला है। तो आगे मेटल ली को देखना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, जो कि लास्ट टाइम सक्सेस हुआ था इन ओपनिंग द फर्स्ट गेट ऑफ हाचिमान टैंको। जो भी मेटल मूव्स यूज कर रहा था अपने फादर्स का गेन, वो बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थे पर उतने ही ज्यादा इफेक्टिव और डेंजरस। तो आगे हमें बहुत सारे लोग इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हुए दिखने वाले हैं, जहाँ पे उन लोगों की स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है पहले से। और अगर टीम 7 की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक मेंबर अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। चाहे बात की जाए सारदा उचिहा की या फिर मित्सुकी की, वो अपने आप में ही इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एस लेवल मिशंस में पार्टिसिपेशन कर चुका है, और उन एस लेवल मिशंस ने लगभग उन लोगों की जान ही ले ली थी। और जो लोग नारुतो देखते हुए आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि एस लेवल मिशन किस लेवल का होता है, और जो एस लेवल मिशंस के लिए कैपेबल होता है उनको ही असाइन किया जाता है। इससे समझ में आता है टीम 7 की कैपेबिलिटी को। तो आगे हमें चुनिन एग्जाम में कंपटीशन दिखने वाला है टीम वर्क और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का, जहाँ पे उन सभी लोगों की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के इन्हीं लोग फ्यूचर बनने वाले हैं विलेजेस के। और चुनिन एग्जाम का एक्शन हमें कुछ ही दिनों में मिलने ही वाला है। तो आगे चल के हमको टीम 7 एक नए कोलैबोरेशन के साथ दिखने वाली है। तो आगे हमें कावाकी बोरुतो के साथ दिखने वाला है, एक अटैकर के फॉर्म में, और सारदा हमको मिलने वाली है प्लानर के फॉर्म में, जो कि स्ट्रेटेजीज बनाने में माहिर है, जो कि हम लास्ट फाइट में देख ही चुके हैं। और बोरो को डिफीट करने में सारदा का बहुत बड़ा हाथ था। बोरो की फाइट के दौरान मित्सुकी भी अपने आप को बता चुका है कि वो कितना कैपेबल है। बट यहाँ पे कावाकी के लिए एक प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कावाकी चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेशन कर ही ना पाए। इसका एक बड़ा रीजन ये होगा, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वाले चुनिन एग्जाम में देखा था, साइंटिफिक निंजा टूल यूज करना एग्जाम में एक तरीके से बैन है, और यही रीजन था कि बोरुतो फाइट जीतने के बाद भी एक विनर नहीं बन पाया था। और अगर कावाकी की बात की जाए तो उसकी बॉडी पूरी ही एक साइंटिफिक निंजा टूल है, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि कावाकी पार्टिसिपेशन कर ही ना पाए चुनिन एग्जाम में। बट आगे चल के हमको एक अच्छी खबर मिलती है जब कोनोहामारू सामने आता है और उसके हाथ में होते हैं 4 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इससे समझ में आता है कि कावाकी को भी चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है। तो आगे चल के कोनोहामारू कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बताता है, विच हैव बीन कंसीडर्ड बाय होकागे एंड द अप्रूव्ड बाय अदर कागेस। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन किसकी टीम में होने वाला है और कौन इसको लीड करने वाला है। तो आगे लीड करने वाली है सेकेडाई इनोजिन और चोचोको मोएगी, जो कि ऑलरेडी उनकी टीचर है और उनकी ट्रेनिंग कराती है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देख ही चुका है। और उनकी टीम का नंबर है टीम 10, और जहाँ पे 2 मेंबर्स अभी भी गैनिन हैं, इनोजी और चोचो। और टीम 5 को लीड करने वाला है उडान, जहाँ पे उडान की टीम में रहने वाले हैं मेटल लीफ, डैंकी, कैमिनारिमोन और इबाबे यूइनो। और टीम 15 को लेड करने वाली है हानाबी, जिसकी टीम में होने वाले हैं बसाबी इजुमो, सुबाकी कुरोगानी और नामिदा सुजुमिनो और क्लास रैप सुमिरे काके। और आगे हमें इबिकी भी मिलने वाला है टीम को लीड करते हुए, जो कि इंफॉर्मेशन डिवीजन को संभालने का काम करता है। और जो लोग नारुतो देखते आ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है वो कितना ज्यादा रूड और डेंजरस है। और आगे हमें मिलने वाला है साई, जो कि लीडर है आनवू ब्लैक ऑप्स का। जहाँ साई जिस टीम को लीड कर रहा है उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और बस कोना विलेज के गैनिन्स लोग बस प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं आगे चुनिन एग्जाम्स के लिए। और विलेजेस के गैनिन्स बहुत ज्यादा जी जान से लगे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि 3 सेंका ब्रदर्स एंड द यूरेई टीम।
एंड द सेंकी टीम। ऑफ कोर्स उन लोग बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि हमको बहुत ही पावरफुल पोजीशंस में मिलने वाले हैं। और जिस विलेज का हमको पार्टिसिपेशन नहीं मिलने वाला है उस विलेज का नाम है लाइटनिंग विलेज, जो कि हमेशा से ही कोना विलेज का राइवल रहा है। और सेकंड विलेज का नाम जो पार्टिसिपेशन नहीं करने वाला है चुनिन एग्जाम में, उसका नाम है कुमो गैकुरे। और रीजन भी वही सेम होता है। इन विलेजेस के राइवल्स की कहानी अभी से नहीं है, ये विलेजेस एक दूसरे के वॉर एरा से राइवल्स हैं। अगर कोना विलेज की बात की जाए तो उसने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिनोबिस दिए हैं। और अगर आगे चल के कुमो गैकुरे विलेज की बात की जाए तो जो कि हमेशा से कैपेबल रहे हैं सीक्रेटली एबल टू क्रिएट लेजेंडरी सिनोबिस सच एज द थर्ड राइकागे और फोर्थ राइकागे, जो कि बहुत ज्यादा फास्टेस्ट सिनोबिस थे जब तक मिनाटो की एंट्री नहीं होती। तो आगे चल के नारुतो नए रूल्स के बारे में बताता है कि आगे चल के सारे गेनिन्स साइंटिफिक निंजा टूल का यूज कर सकते हैं। पहले तो जितने कागेज होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं नारुतो के सजेशन से, जो कि लास्ट टाइम बोरुतो के लिए हार्श था क्योंकि बोरुतो ने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज किया था। नारुतो का मानना था कि साइंटिफिक निंजा टूल यूज नहीं करना चाहिए। असली सिनोबीज वो होते हैं जो अपनी स्ट्रेंथ एक्वायर करते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग से, ना कि इंस्टेंटली पावर को एक्वायर करने के लिए साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करे। पहले इसका रीजन ये होता है कि बाहर बहुत सारे कारा ऑर्गेनाइजेशन के आउटर्स घूम रहे हैं, वो सभी यूज करते हैं साइंटिफिक निंजा टूल्स जो कि उनकी पावर्स को बढ़ाता है। तो नारुतो उन सभी गेनिन्स को प्रिपेयर करना चाहता है क्योंकि इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और धीरे धीरे करके निंजा वर्ल्ड कन्वर्ट होता जा रहा है मॉडर्न एरा शिनोबी वर्ल्ड में, और फ्यूचर में सभी लोग साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करने वाले हैं। चाहे बात कर ली जाए शिनोबीज की या फिर क्रिमिनल्स की, तो टाइम के साथ चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाले टाइम से समझ में आता है कि आने वाला पूरा एरा साइंटिफिक निंजा टूल पे ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है, और टाइम के साथ चीजें चेंज नहीं की गई तो हो सकता है पूरा शिनोबी वर्ल्ड वाइप्ड आउट हो जाए। इसमें एक अच्छी चीज ये रही कि साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करना थोड़ा लिमिट में रखा जाएगा ताकि सारे शिनोबीज पूरे डिपेंडेंट ना हो जाए इन साइंटिफिक निंजा टूल्स पर। और इन सभी बातों को सुनने के बाद और नारुतो का पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद सारे कागे एग्री होते हैं। इसका बड़ा रीजन ये होता है कि उन विलेजेस को भी अपने आप को डेवलप करना है इन द एरिया ऑफ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी टर्म्स में। तो देखा जाए तो मना करना बनता ही नहीं है। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि कावाकी की पूरी बॉडी साइंटिफिक निंजा टूल है, और हमारे दिमाग में एक डाउट था कि कावाकी इस चुनिन एग्जाम में पार्टिसिपेशन कर पाएगा कि भी नहीं। तो नारुतो की इन बातों से समझ में आता है कि हाँ, कावाकी भी अब पार्टिसिपेशन कर पाएगा चुनिन एग्जाम में। और जितने भी गेनिन्स है जो कि समझते हैं कि उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, वो सभी लोग अब साइंटिफिक निंजा टूल का यूज कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं, जो कि रियल लाइफ बैटल्स में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये लाइफ सेविंग का भी काम करने वाला है। तो आगे हमें बहुत सारे नए शिनोबीज दिखते हैं विलेज में आते हुए जो कि पार्टिसिपेशन करने आए हैं चुनिन एग्जाम में, जो कि अपने साथ लाते हैं कुछ स्क्रोल्स और ग्लव्स, कि देखने से समझ में आता है कि वो साइंटिफिक निंजा टूल्स हैं जो कि लास्ट टाइम बोरुतो ने यूज किया था। तो इस बार जो चुनिन एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही डेंजरस प्लेस के साथ जिसका नाम है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। ये जो जगह होती है वहाँ पे बहुत सारे एक्टिव माइन बॉम्ब्स होते हैं और बहुत ही अजीब अजीब टाइप के टेरिबल क्रीचर्स। और अगर इस प्लेस की बात की जाए तो ये प्लेस हमने ऑलरेडी नारुतो में देख चुका है। आई होप सो आप सभी लोगों को याद होगा नारुतो का फर्स्ट चुनिन एग्जाम, जो कि नारुतो का बहुत ही अच्छा पार्ट था जहाँ पे हमको ओरोचिमारू की एंट्री मिली थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था हमको, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी डेथ्स भी हुई थी। और उसके बाद डेथ ऑफ फॉरेस्ट को एक तरीके से बंद सा कर दिया गया था, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस जगह को फिर से रीओपन किया जा रहा है चुनिन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। आई होप सो फॉरेस्ट ऑफ डेथ के साथ बोरुतो नारुतो के इस फ्लेवर को बरकरार रखने में कामयाब रहे। और मुझे पता है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ देखने के बाद नारुतो की कुछ यादें ताजा होने वाली है। आई होप सो आपको कस्ट मार्क तो याद ही होगा, सास्के की इवल बनने की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। और उस एरा की बात की जाए सबसे बड़े विलन ओरोचिमारू की, उसके एक्शन की झलक यहीं से स्टार्ट हुई थी। तो आगे रूल्स की बात की जाए तो हमको रूल्स वैसे ही मिलने वाले हैं जो हमको पहले नारुतो सीरीज में दिखाए गए हैं, जहाँ पे सर्वाइव करते हुए हमें टास्क को भी कंप्लीट
कंप्लीट करना पड़ेगा साथ में। इन सभी गैनियंस के पास फ्रीडम होती है कि वो जिस डोर से चाहे एंट्री कर सकते हैं, जिनका एम होगा मीटिंग पॉइंट तक पहुंचना, जो कि फॉरेस्ट के मिडिल पॉइंट में एग्जिस्ट करता है, और वहां से टास्क को कलेक्ट करना। यहाँ पर टीम 7 से पहले जिसकी फाइट हो चुकी थी उन सभी बोरुटो को बोलते हैं कि इस बार उन सभी लोग पहले की फाइट्स का एवेंज लेंगे, जहाँ पे उन सभी लोगों को पता चला था कि बोरुटो साइंटिफिक निंजा टूल्स का यूज कर रहा था और उन सभी लोग चीटेड फील कर रहे थे। और यहाँ पर बोरुटो माफी मांगते हुए दिखाई देता है और यहाँ पे सभी लोग बोरुटो की माफी को एक्सेप्ट नहीं करते और आगे चल के टीम 7 प्रिपेयर करती है आगे की फाइट्स के लिए। तो आगे चल के सेकेडाई कावाकी को बोलता है उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम। यहाँ पे कावाकी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कम्पीट करने के लिए बोरुटो के साथ। तो आगे चल के कावाकी इसके लिए यस बोल देता है। तो इससे समझ में आता है कि कावाकी अब टीम 10 का मेंबर बन चुका है। तो फाइनली सभी गैनियंस लोग प्रिपेयर होते हैं चूनिन एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में एंटर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर बेल बजती है और सभी लोग एंटर होते हैं डेथ ऑफ फॉरेस्ट में। एंटर होने के पहले एक रूल्स के बारे में बताया जाता है जो कि होता है फॉरबिडन टू किल अदर गैनियन पार्टिसिपेट्स। क्योंकि बात की जाए तो पहले नारुतो सीरीज में बहुत सारी मौतें हुई थी और नारुतो एज अ होकागे ये नहीं चाहता कि ये चीजें फिर से रिपीट हो और जो भी इस रूल को नहीं मानेगा वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा और साथ में उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी जो कि उनके विलेजेस डिसाइड करेंगे। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो कुछ लोग छुप जाते हैं ताकि उन लोग अटेंशन अट्रैक्ट ना कर ले और टारगेट ना बन जाए। और यहाँ पे किसी को डेथ ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये ऑलरेडी सील्ड हो चुका था। इवन कोना विलेज के गैनियंस को भी कुछ नहीं पता होता इन विलेजेस के बारे में। और फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर बोरुटो और टीम 7 को समझ में आता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और बाद में मित्सुकी अपने स्नेक्स के थ्रू पता लगाता है कि आखिर उनका पीछा कौन कर रहा है। और बाद में टीम 7 को ये पता चलता है कि एक ग्रुप नहीं बहुत सारे ग्रुप उनका पीछा कर रहे हैं। और आगे चल के फाइनली फाइट स्टार्ट हो जाती है टीम 7 और किरागाकुए विलेज के गैनियंस के बीच में। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बोरुटो को बीट करने के लिए। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि बोरुटो होकागे का सन है और ये बहुत अच्छा मौका है बोरुटो को बीट करने का, जो कि ये मौका खोना नहीं चाहते। यहाँ पर बोरुटो एरोगेंटली बोलता है कि नंबर्स मैटर करते ही नहीं है, जिस तरह की हम लोग ने ऑलरेडी फाइट कर चुकी है। यहाँ पे शारदा गुस्सा होती है और शारदा में हमें झलक दिखती है साकुरा की, जो कि फनी वे में पंच करती है बोरुटो को। टीम 7 उन सभी एनिमीज को बहुत ही आराम से डिफेंड कर लेते हैं और बहुत ही आसानी से उन सभी को बीट भी कर देते हैं। पर यहाँ पे शारदा को कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है और वो बोरुटो से पूछती भी है कि यहाँ पे कुछ चीज स्ट्रेंज फील हो रही है क्या। और सेम वे में बोरुटो और मित्सुकी भी फील करते हैं उस स्ट्रेंज वे को। और टीम 7 देखती है कि वो जितने क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं वो क्लोन्स उतने ही रीजनरेट होते ही जा रहे हैं। और मित्सुकी अपने स्नेक्स के थ्रू ये पता लगाता है कि आखिर चल क्या रहा है और उसे मिलते हैं 3 गैनियंस जो कि एक टाइप का रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं उन शैडो क्लोन्स को यूज करने के लिए। और बाद में शारदा उन लोगों को फाइंड कर लेती है और उनके बीच में फाइट होती है जहाँ पे शारदा बहुत ही आसानी से उन लोगों को बीट कर देती है। यहाँ पे एक नई चीज भी सामने आती है जिसमें आपको दिखता है कि जो भी लोग कमजोर है उनके इवैक्यूएट का भी काम गैनियंस को करना है, क्योंकि फाइट्स के दौरान ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस बनती है। काफी लोग बहुत सारे ट्रैप्स में फंस जाते हैं और यहीं पे डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ काफी लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एवाबे की टीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है और साथ ही टीम 10 भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। जहाँ पे अब सेकेडाई उनकी टीम में नहीं है, उसकी जगह है कावाकी जो कि बहुत ही एग्रेसिवली वर्क करता है और जो भी कावाकी की टीम के सामने आता है उनको धीरे धीरे करके अबॉर्टेड करती जाती है। यहाँ पे यूनोजिन इवैक्यूएट का काम करता है जो कि क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अपने ड्राइंग के थ्रू स्पेशल क्रीचर बनाने की एबिलिटी को यूज करते हुए लोगों की हेल्प करता है। और यूनोजिन वर्ड्स को क्रिएट करके बहुत सारे जोन इन लोगों को बाहर की तरफ इवैक्यूएट करता है। और शायद मैंने पहले बताया नहीं कि एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको इवैक्यूएट करना होगा वीक जोनिन्स को, भी कोई फाइट करने के लिए एबल नहीं होगा। और आगे हमें टीम 7 अब रेस्ट करते हुए दिखाई देती है जो कि अब फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है।
यहाँ पे बोरुटो और टीम 7 को 2 जोनिन्स मिलते हैं जिसको वो एवैक्यूएट करने वाले हैं और अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। आगे बोरुटो एरोगेंटली सारदा और मित्सुकी से बोलता है कि तुम आगे जा सकते हो, मैं अकेले ही बाकी लोगों को एवैक्यूएट करने का काम कर सकता हूँ। यहाँ पे सारदा थोड़ी गुस्सा होती है क्योंकि यहाँ पे बोरुटो एक लीडर जैसे काम कर रहा है और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली मित्सुकी और सारदा वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ही बोरुटो तुरंत वहाँ से निकल जाता है इंजर्ड लोगों को ढूंढने के लिए और उनको रिकवर करने के लिए और वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। बोरुटो वहाँ की हाईएस्ट लोकेशन में जाता है ताकि वो वहाँ से व्यू को देख सके कि कौन इंजर्ड है। यहाँ पे बोरुटो के पीछे एक जोनिन पड़ जाता है और बोरुटो बाद में हमें अपना कारमा यूज करते हुए दिखाई देता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए। और आगे चल के बोरुटो एक लेक में फंस जाता है और बाद में हमें वहाँ पे सास्के का समन स्नेक्स मिलता है। और आगे हमें एक चीज और पता चलती है कि सास्के ने अमाडो से बोला है कि उसके हाथ को रिकवर करने के लिए लाइक कावाकी, और उसके लिए ये अच्छा भी होगा क्योंकि जैसा हम लोगों को पता है रेनेगान जाने के बाद सास्के अब उतना पावरफुल नहीं रहा है। तो सास्के को अपना हैंड पाने के बाद थोड़ी तो मदद मिल ही जाएगी। और एज अ बोरुटो का टीचर सास्के एओडा से बोलता है कि वो बोरुटो की हेल्प करे। और अगर आप लोगों को एओडा के बारे में पता नहीं है तो वो वही क्रीचर है जिसको सास्के समन किया करता था। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हमें होते हुए दिखाई देती है इस एग्जाम में जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आगे हमको टीम 25 का एंगल देखने में काफी मजा आता है जो कि लीड कर रहा है आनबू ब्लैक ऑप्स का लीडर जिसका नाम है साई। टीम 25 जो होती है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम है जिनमें सभी टीम मेंबर्स के पास अपने आप में ही अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है जिनका काम होता है इस चुनिन एग्जाम में कारा को इन्फिल्ट्रेट करना। और अगर आगे डेंकी की बात की जाए तो जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है प्रोग्रामिंग, जो कि आगे चल के अपने हिसाब से साइंटिफिक निंजा टूल को अपने लिए मॉडिफाई कर सकता है और आगे चल के उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। और आगे बात की जाए तो फॉरेस्ट ऑफ डेथ के प्रोटेक्शन की तो बहुत ज्यादा कड़ी रखी गई है और जैसा कि सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा रीजन होता है मोमोशिकी। और आगे चल के ऐसा हो भी सकता है कि बोरुटो आउट ऑफ चक्रा हो जाए और उसकी बॉडी में कंट्रोल हो जाए मोमोशिकी का और वो लोगों के ऊपर अटैक करने लगे और कोना में केओस पैदा कर दे, जैसा कि हम पहले नारुतो की सीरीज में देख चुके हैं। जब भी चुनिन एग्जाम होता है कुछ ना कुछ होता ही है और सभी लोग अवेयर है कि कोड को भी पता है बोरुटो के बारे में, तो कोड कारा मेंबर्स के थ्रू ऐसा केओस पैदा करवा सकता है और ऐसा कुछ क्रिएट करवा सकता है जिसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो। और ऐसा कुछ हो भी सकता है कि कारा मेंबर्स इन सभी गैनिन के बीच में हो जिनको ट्रेस कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। और जब से हमने आओ के बेटेल को देखा है तो हमें समझ में आता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो कड़ी प्रोटेक्शन करना तो बनता ही है। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और शिनोबी वर्ल्ड में अपडेट रहने के लिए लगातार मेरी वीडियो के साथ बने रहना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।